हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अनुपम पुनिया हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर के, जिसका आज टॉपिक है केमिस्ट्री, जो कि आपकी जनरल साइंस की एक सब्जेक्ट है। उससे पहले मैं आप सभी से एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपको कंटिन्यू क्लास नहीं दे पा रहे। प्रयास करेंगे, ये प्रयास सबसे कंटिन्यू रहे। चलिए बात करते हैं अपन आज अपना जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में बात करने से पहले अपन इसके बारे में बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। केमिस्ट्री एक्चुअलिटी में क्या होता है। केमिस्ट्री जैसे कि आप इस तरीके की रिएक्शन से आप समझ ही गए होंगे कि जैसे कि आपको जो रिएक्शन देखने को मिलती हैं ये सारी किसकी कैटेगरी में आती हैं, ये सारी केमिस्ट्री के कैटेगरी में आती हैं। अपन केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट ना मान करके क्या मान सकते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे साइंटिस्ट की काफ़ी सालों की इतनी कड़ी मेहनत का नतीजा है जो हमारे सामने आज देखा गया है। सबसे पहले बात की जाए, ये जो केमिस्ट्री है एक्चुअलिटी में ये केमिस्ट्री ना होकर के ये किस वर्ड से बना है। ये केमिस्ट्री वर्ड जो निकल करके आया है ये एल्केमी से निकल करके आया है। एल्केमी एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक का मतलब यूनानी शब्द है। अब बात की जाए कि जैसे कि मतलब ये साइंटिस्ट की मेहनत कैसे है, किस प्रकार से साइंटिस्ट की हम इसको मेहनत मान सकते हैं। जैसे कि इंडियन फिलोसोफर की बात करें, भारतीय जो दार्शनिक थे वो मतलब स्टार्टिंग से ही अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना होता है, पंच तत्वों से मिला होता है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, मेड बाय, और इसी में ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिलता भी बनता भी इन्हीं से है और इन्हीं में मिल जाता है। मतलब ये पंच तत्व होते कौन कौन से हैं आप सभी को पता है। आकाश हुआ, वायु, अग्नि, जल, धरती, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, पंच तत्व की कैटेगरी में आती हैं। अब इनका रीजन अपने केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में अपन इनको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि भी आपके किचन में जो मतलब सॉल्ट होता है वो एक सॉल्ट ना होकर के क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे हमारे किचन में मोस्टली जितने भी आपके किचन में डब्बे रखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। ये तो हुई बात किचन की। अब बात की जाए हमारे बॉडी की। बॉडी में क्या होता है, अपन जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आती हैं, केमिस्ट्रिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, ये इनको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब जैसे कि आप सभी को पता है, अपन जो खाने में जो भी चीज़ें यूज में लेते हैं क्या क्या लेते हैं, जैसे प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट हो गया अपना, जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिशन जितनी भी चीज़ें हो गई एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अपन क्यों यूज में लेते हैं, अपन क्यों खाते हैं। अपने खाने का रीज़न एक ही होता है ना, एनर्जी। हमें एनर्जी प्रोडक्शन मिलता है, इनसे क्या होती है हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन किसकी फॉर्म में होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन बॉडी में किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये ग्लूकोज किससे मिलकर बना है, यही तो हमारा केमिकल रिएक्शन है। C6H12O6 जिसको ग्लूकोज के नाम से आप जानते हो, इसके एन मॉलिक्यूल मिलकर के अलग अलग टाइप की जो सुक्रोज है, फ्रैक्टोज है, जो शर्कराएँ बनाते हैं। तो ये कारण क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सभी केमिकल रिएक्शन हैं। अब केमिस्ट्री जैसे कि वास्तविक रूप में आया, इससे पहले काफ़ी साइंटिस्ट ने इसमें अपना खूब अच्छा रोल प्ले किया है। अपन थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं 18th AD की, तो 18th AD का मतलब हुआ 1701 to 7999 तक, 1799 तक। अब इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन जैसे कि एंटनी लवोजियर, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है और इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। एक आपने नाम काफ़ी पॉपुलर नाम है चार्ल्स बॉयलर, डॉल्टन के नाम से मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता हो इनको।
जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था। बर्जीलियस एलिमेंट के नाम दिए थे इन्होंने, किस तरीके से किसको क्या नाम देना है। इसके बाद में इसी सीरीज़ में अपन थोड़ा सा ढंग से देखते हैं। एक साइंटिस्ट हुए कब, 1754 में, नाम है इनका जोसेफ ब्लैक। जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, आइसोलेट किया, मतलब इसकी जो प्रकृति के बारे में जाना कि इसकी नेचर क्या होती है, ये किस तरीके से काम करता है, इसकी जितने भी गुणधर्म हैं सभी अलग अलग तरीके से बताए। फिर इनके बाद में एक साइंटिस्ट आए 1776 में, हेनरी कैवेंडिश नाम से। इन्होंने हाइड्रोजन को आइसोलेट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, बिकॉज हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि जो अपने आप में फिक्सेबल नहीं है। ये ना तो अधातु है ना ही धातु है, ना तो नॉन मेटल है ना ही मेटल की कैटेगरी में आता है। अपने यूज के अकॉर्डिंग ये अपनी क्या करता है, अपनी नेचर चेंज करता रहता है। इसलिए हाइड्रोजन के बारे में बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट चर्चा करने में भी घबराते हैं, लेकिन 1766 में विलियम जिसेल ने हेनरी कैवेंडिश ने इसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका जो भी साइंटिस्ट है 1773 में विलियम सील के बारे में। विलियम सील ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, और प्रिस्टले जो कि जिस नाम से आप वाकिफ़ हैं, इन्होंने क्या किया था, पेटेंट करवाया था अपने नाम से रिसर्च को। किसकी रिसर्च को, ऑक्सीजन की रिसर्च को। अब ऑक्सीजन की ओरिजिनली बात की जाए तो डिस्कवर किसने की है, विलियम सील ने, और इसका जो पेटेंट है वो किसके नाम पर है, जोसेफ प्रिस्टले के नाम पर है। डाल्टन थ्योरी कब आई थी, 1803 में, एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, डाल्टन थ्योरी भी इसको बोला जा सकता है। अब नेक्स्ट अपन बात की जाए केमिस्ट्री के टाइम में रिवोल्यूशन, इसके टाइम में कब आया। केमिस्ट्री में बात की जाए तो क्रांति कब आई, एक मतलब क्राइसिस टाइप से कब आया, जब 1869 में मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल बना करके हमारे सामने प्रस्तुत की। तब से केमिस्ट्री में क्या आ गया, काफ़ी चेंजेस आ गए। उसके बाद में हमने काफ़ी जो भी एलिमेंट हैं इनकी नेचर के बारे में जाना, इनके जो क्रम हैं, इनका जो एटॉमिक नंबर है, इनका जो एटॉमिक मास है, इनके बारे में डिटेल से अपन जानने लग गए। चलिए अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे जो हमारे केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये वास्तव में जो केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं ये किस बेस पर पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री की आगे बात की जाए तो जैसे कि केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री देखो काफ़ी होती हैं ब्रांचेज की बात की जाए तो केमिस्ट्री की ब्रांचेज अप्रोक्स 12 होती हैं। तो 12 ब्रांचेज हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ केवल उन ब्रांचेज के बारे में जानना है जो केवल हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जो हमारे सिलेबस में भी हैं। सबसे पहले बेसिक अपन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें बेसिक 3 टाइप की ब्रांचेज होती हैं। पहली इनऑर्गेनिक, सेकंड ऑर्गेनिक और थर्ड फिजिकल। ऑर्गेनिक को अकार्बनिक रसायन कहते हैं हिंदी में, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक, ऑर्गेनिक को कार्बनिक और फिजिकल को भौतिक रसायन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी 2 ब्रांचेज आप जानते हैं, लेकिन उनके बारे में अपन थोड़ी बाद में इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक बार इनके बारे में देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जो कार्बनिक रसायन जिसे बोला जाता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होता है मोस्टली इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर अपन क्या पढ़ेंगे, जो भी आपके नॉन मेटल हैं, मेटल हैं, इनके बारे में जो भी पढ़ते हैं अपन किस में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं। जो आपकी 2 ब्रांचेज आप अभी बताई थी, कई बुक्स में आपको 5 ब्रांचेज मिल जाएंगी। तो ब्रांचेज ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट ब्रांच के बारे में अपन चर्चा करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है कि जो स्पेशल कोई पॉइंट या फिर स्पेशल कोई टॉपिक पर अपन चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन की ही बात की जाए, अपन स्पेसिफाई कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में।
यदि आप ऑक्सीजन के बारे में ही स्पेशल पढ़ रहे हैं तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा। मीन्स वी कैन से इट स्पेसिफाई पर्टिकुलर समवन, किसी को स्पेशल एक तरीके से विशेष रूप से किसी चीज़ की व्याख्या करना, उसके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाएगा? आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट अपन ब्रांच की बात करें बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम में ही बायो है तो आप समझ ही गए होंगे, जो केमिस्ट्री वह केमिस्ट्री जिसका बायोलॉजी के थ्रू अपन यूज़ लेते हैं उसके बारे में चर्चा करना। अब वास्तव में देखा जाए तो केमिस्ट्री होता क्या है, इसको डेफिनेशन के रूप में आपको शो करना हो तो अपन किस तरीके से, या फिर लिखना हो तो किस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, या फिर डेफिनेशन देनी हो तो किस तरीके से दे सकते हैं। स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। क्या है? स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर मीन्स किसी भी मैटर के बारे में स्टडी करना। मैटर के बारे में स्टडी की बात की जाए तो मैटर होता क्या है? मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर में कुछ ना कुछ कंपोजिशन होते हैं, कुछ ना कुछ घटक होते हैं, वो किन किन तत्वों से मिलकर के बना होता है। बहुत सारे उसमें एलिमेंट मिले होंगे, तभी तो वो एक मैटर की कैटेगरी में आया है। अब इस मैटर के जो पर्टिकुलर हैं वो कौन कौन से हैं, फिर उनसे जो भी पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए आपने बात की H2SO4, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? हाइड्रोजन मिला हुआ है, सल्फर मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। अब ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूलर इसमें हैं, वो इसके क्या हो गए, इनके छोटे से छोटे कण की व्याख्या करना। अब अलग से पर्टिकुलर छोटे छोटे कणों की व्याख्या करना, यही आपका एटम होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट। अब एटम के बारे में अपन स्पेसिफाई, देखिए ऐसे नहीं बता सकते कि एटम कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, लेकिन एक नॉर्मली वे में आप जानना चाहें तो इसके बारे में ऐसा बता सकते हैं। यदि जैसे कि अपना पेपर होता है, पेपर पे आप ऐसे पिन करके कोई सुई से या फिर कोई निब से अपन उसमें छेद करते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में अप्रोक्स मिलियन ये एटम हो सकते हैं। एटम का साइज इतना छोटा हो सकता है। अब जैसे कि बात की जाए, एक रेन ड्रॉप होता है, रेन ड्रॉप में 10⁻21 वाटर मॉलिक्यूलर होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में आपको पता ही है कि टोटल सेल कितनी होती हैं? 7 ट्रिलियन सेल होती हैं। अब इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एटम कितना छोटा हो सकता है। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? अवस्थाओं के बारे में आप जानते ही हैं। अवस्थाएं जैसे कि आप सुनते हैं कितनी होती है? मुख्यतः अपन 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। इनके अलावा भी 4th स्टेट जो मैटर होती है उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अब प्लाज्मा के बाद में भी 5th स्टेट होती है एक मैटर की, कौन सी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC के नाम से इसे जाना जाता है। अपन इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन अपने बेसिक के बारे में बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, मतलब मैटर एंड दिस स्टेट। मैटर होता क्या है एक्चुअलिटी में? जिसके पास स्वयं का आयतन हो और उसका द्रव्यमान हो, मतलब उसके अंदर वेट हो और वह स्थान घेरता हो, तो वह क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है आपका। जैसे कि बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि वायु क्या है, एक द्रव्य मैटर है या नहीं है, तो वायु क्या है? वायु भी मैटर की कैटेगरी में है, क्योंकि वायु के पास क्या है? उसका वायु के पास उसका वेट है। वायु के पास उसका वेट है, इसलिए वह भी क्या है? मैटर की कैटेगरी में होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जो सारी आप जैसे यूज में लेते हैं डेली यूजेस की, सभी मैटर की कैटेगरी में आती हैं मोस्टली। अब बात की जाए इसी तरीके से एयर की बात की अपन ने। एयर जैसे कि वायु क्या है? एक मैटर की कैटेगरी में है।
अब इसी तरीके से जैसे कि लाइट है, अपना सनलाइट मान लीजिए, आपके जैसे कि ट्यूबलाइट या फिर CFL का लाइट मान लीजिए, जो बल्ब होता है इसका लाइट मान लीजिए, ये क्या है, लाइट भी मैटर हो सकता है क्या? लाइट के पास क्या होता है, अपना मास होता है? नहीं होता है। उसके पास वॉल्यूम होता है? नहीं होता है। तो क्या है, वह मैटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इसी तरीके से बात की जाए साउंड की, जैसे कि आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, लेकिन आप, ये कोई आपका वॉल्यूम थोड़ी ना ले रहा है, ये इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है और ना ही इसमें कोई वेट है, तो क्या है, ये भी एक मैटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के क्या होता है, इसके बारे में अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। BSEC के बारे में अपन लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले अपन अपनी चारों स्टेट्स के बारे में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज और प्लाज्मा। सॉलिड में क्या होगा, इसका जो आकार होता है वो फिक्स होएगा। आकार फिक्स होएगा तो क्या होगा, इसमें आयतन भी निश्चित होगा। मतलब क्या होता है कि ये सॉलिड है, इसमें जो मॉलिक्यूलर हैं बिल्कुल पास पास में एकदम चिपके हुए होते हैं, इस तरीके से बिल्कुल पास पास में होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जैसे कि मूवमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि इनके पास स्पेस ही नहीं है, पैलेस नहीं है। तो इसको आप क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, तो इसको एक तरीके से हिंदी में बोला जाए तो संपीड़ित नहीं कर सकते, तो इसमें संपीड़ितता नहीं पाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखा जाए तो इसमें कैटेगरी में क्या होगा, धातु हो गया, रबर बैंड हो गया, स्पंज हो गया, ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, सारे के सारे सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप, जैसे कि रबर को आपने इसको खींचा है, फोर्स लगाया है, तब तो ये क्या है कि इलास्टिसिटी में वृद्धि हो रही है। लेकिन जैसे ही आप इसे छोड़ रहे हैं तो ये अपनी नेचुरल अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब हुआ ये कि अपन कोई बाह्य बल ना लगाएं, तब तक वह अपनी अवस्था में बना रहे, उस चीज़ को क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। यदि हम क्या नहीं करें, बाहर की ओर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगा करके अपन उसके बारे में चर्चा करें, तो वह क्या है, सॉलिड की है, उसका अपना क्या है, स्टेट चेंज नहीं करेगा। सेकंड बात करते हैं अपन लिक्विड की। लिक्विड का कोई आकार फिक्स नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए बात की जाए, ये एक 5 लीटर का मग है, इसमें आपने 3 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो इसका वॉल्यूम इसने कितना लिया, इतना लिया। अब यही एक 10 लीटर का मग था, इसमें ये कितना स्पेस लेगा, इतना सा, तो इसका आकार फिक्स नहीं हुआ ना, ये बर्तन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहा है, तो मतलब इसका आकार फिक्स नहीं है। आकार फिक्स ना होने का कारण क्या है, इसका जो इंट्रामोल्यूकर डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंट्रामोल्यूकर डिस्टेंस की बात की जाए, जैसे कि ये मोलिकुलर हैं बिल्कुल पास पास में ना होकर के थोड़ी थोड़े इनके अंदर गैप डिस्टेंस पाया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा होता है किसकी कंपैरिजन में, सॉलिड की कंपैरिजन में। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। गैस के पास क्या होता है, आकार भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस कैटेगरी में अपन उसको स्टोर करते हैं वो उसी कैटेगरी में स्टोर हो जाएगा, और ना ही उसके पास उसका क्या होता है, आयतन। वॉल्यूम भी उसका कोई फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह मूवमेंट करता रहेगा, वह वॉल्यूम भी उसकी तरीके से नहीं करेगा। तो इसके जो मॉलिक्यूलर हैं वो क्या होंगे, काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। किससे? द्रव की तुलना में भी। इसकी तुलना में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, जैसे कि कोई एटम है, आपका कोई भी एटम है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, और नेगेटिव को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। अब कोई भी एटम था, अपने दो पर्टिकुलर में टूट गया, कैटायन और एनायन में टूट गया,
यही अवस्था क्या कहलाती है? आपकी प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। इसी स्टेट को हम क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि बात की जाए, एक पीक पॉइंट होता है, यहाँ तक तो यह क्या काम करेगा, ये अपनी जो भी सॉलिड, लिक्विड या गैस की कैटेगरी में रहेगा। आप इसको और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सॉलिड को आपने और ज़्यादा टेम्परेचर किया, वो लिक्विड में बदल गया। अब लिक्विड से और ज़्यादा उसको आपने टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ? गैसेज में कन्वर्ट हो गया। अब और ज़्यादा आपने भी क्या किया, गैसेज से भी और ज़्यादा आपने उसको टेम्परेचर दे दिया, तो एटम क्या हुआ? अपने एनायन और पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट एनायन और कैटायन में टूट गया। यही टूटना ही क्या कहलाता है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, या फिर उसको आप कह सकते हैं प्लाज्मा स्टेट। क्लियर है इतना? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब थोड़ा सा अपन एक इसको सभी चीज़ों को एक पानी के एग्जांपल से समझते हैं। पानी, ताकि आप काफ़ी अच्छे से इजीली इन चीज़ों को समझ पाएँ। पानी, वाटर, पानी से क्या बनती है आपकी? यदि बर्फ़ बनती है तो वो सॉलिड की कैटेगरी में आ गई। अपनी नॉर्मल सिचुएशन में है तो वह क्या है? लिक्विड है। यदि पानी को आपने बहुत ज़्यादा हीट कर दिया तो वह क्या है? किसकी कैटेगरी में आ गया? वेपराइजेशन हो गया, उसका वाष्प आ गया, मतलब गैसेज की कैटेगरी में आ गया। ओके, अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मतलब बर्फ़ में क्या होता है? बर्फ़ सॉलिड होता है ना, उसका रीजन क्या होता है? मॉलिक्यूलर आपस में उसके चिपके रहते हैं। जैसे कि इस तरीके से मान सकते हैं आप। लिक्विड मॉलिक्यूलर के बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा। इसका मतलब एक चीज़ हुई कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे, मतलब टेम्परेचर को क्या किया अपन ने, टेम्परेचर को अपन ने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, बढ़ा रहे हैं अपन। अपने पास क्या था? सॉलिड के रूप में बर्फ़ थी। यदि इसी आइस को अपन ने क्या कर दिया? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, हीट दिया, तो आइस क्या हो गई? मेल्ट हो गई, मतलब पिघल गई। अब ये मेल्ट हुई है, मतलब इसका सिचुएशन चेंज हुआ है। किस कैटेगरी में आ गई? लिक्विड की कैटेगरी में आ गई। अब फिर भी आप बोल रहे हैं कि टेम्परेचर और बढ़ाया जाए, चलो बढ़ा दिया। चलिए मानते हैं आप चाहते हैं कि इसका, जैसे कि क्या किया अपन ने? सॉलिड से टेम्परेचर को इंक्लूड किया, तो ये किसकी कैटेगरी में आ गई? लिक्विड में। आप कह रहे हैं कि और ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए, चलो मान लिया और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं अपन इसको, तो ये क्या बन गई? वेपराइजेशन हो गया, इसका गैसेज की कैटेगरी में आ गई। चलिए इससे और ज़्यादा अपन ये अब क्या करते हैं? टेम्परेचर देते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, क्या हो गया? इसका आयनीकरण हो जाएगा, मतलब आयनाइजेशन हो जाएगा, और जिसी को फोर्थ स्टेट कहते हैं। एक बात इससे स्पष्ट हो रही है, जैसे जैसे अपन क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रही है टेम्परेचर से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं, तो तापमान बढ़ने के साथ में डिस्टेंस बढ़ेगी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। इनका जो अवस्था परिवर्तन है वो कैसे होता है? अवस्था परिवर्तन का मतलब, जैसे सॉलिड से आप ही बात की अपन ने, सॉलिड से किधर गए अपन? लिक्विड में आ गए, लिक्विड से गैसेज में चले गए, गैसेज से प्लाज्मा में चले गए। अब ये कैसे जा रहे हैं? जैसे कि कोई भी चीज़ थी सॉलिड, इसका अपन ने क्या किया? हीट किया, लिक्विड में आ गई, और ज़्यादा हीट किया, गैस में बदल गई, और ज़्यादा हीट किया, प्लाज्मा में चली गई, मतलब ये टूट गया प्लाज्मा में। मतलब आयनीकृत होना, आयोनाइजेशन ही क्या कहलाता है? आपका प्लाज्मा कहलाता है। अब ये कंडीशन, जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, गैस से आपने क्या किया है? प्लाज्मा स्टेट प्राप्त की है। इसी जो चेंजेस थे, आपने जितना टेम्परेचर बढ़ाया उसी को रिवर्स कर दिया,
टेम्परेचर को क्या कर दिया हमने, कम कर दिया, रिवर्स कर दिया, जितना बढ़ाया उतना ही कम कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा से किसकी कैटेगरी में आ गया, गैसेज की कैटेगरी में आ गया। अब वापस से आप इसको क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को कम कर रहे हो, गैसेज को और ज़्यादा, गैसेज को ठंडा कर दिया, तो क्या बन गई, वो लिक्विड की कैटेगरी में आ गई, लिक्विड बन गई, टेम्परेचर और कम किया। अब जैसे ही लिक्विड को आप और ज़्यादा टेम्परेचर करते हो, मतलब लिक्विड को अपन ने फ्रिज में रखा, और ज़्यादा टेम्परेचर कम हुआ, तो वो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। अब जिस तरीके से आपने इधर बढ़ाया था, उसी तरीके से मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं इस टेम्परेचर को और ज़्यादा कम कर दूँ, मान लीजिए कर दिया कम, सॉलिड से क्या कर दिया अपन ने, और ज़्यादा -273 डिग्री तक कम कर दिया, तो एक 5वीं स्टेट होती है कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5वीं स्टेट कैसे प्राप्त होती है, सॉलिड को और ज़्यादा क्या कर दिया आपने, बहुत फ्रीजिंग पॉइंट पर कर दिया, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम कर दिया, या फिर दूसरे रूप में कहा जाए तो आणविक दूरी कम कर दी। कितनी, जितनी अणुओं ने सोची नहीं थी उससे ज़्यादा आपने कम कर दी, तो 5वीं स्टेट निकल करके सामने आई। अब इसमें बोस नाम आ रहा है, बोस एक इंडियन नाम लग रहा है, तो ये अपने सुभाष चंद्र जी बोस ना होकर के कोई दूसरे बोस हैं, जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ के बारे में डिस्कवर किया, बात की, और उस टाइम के जो फेमस साइंटिस्ट थे वो कौन थे, आइंस्टीन सर। आइंस्टीन सर के सामने इन्होंने अपनी रिसर्च भेजी, आइंस्टीन सर ने सोचा, देखा और एनालाइज किया कि बात तो बिल्कुल सही है। तो आइंस्टीन सर ने क्या कहा कि यदि इन फ्यूचर ऐसी कोई अवस्था पाई जाती है तो उसे 5th स्टेट ऑफ मैटर कहा जाएगा, और उसे किस नाम से जाना जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। किस नाम से जाना जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, लगभग 2003 में कुछ साइंटिस्ट ने इसके बारे में, ये जो रिसर्च थी, इसको प्रूव कर दिया। अब प्रूव करने के बाद में तो ये अवस्था क्या हुई, 5th स्टेट ऑफ मैटर के रूप में रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बीएससी को क्या मानते हैं, 5th स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। दूरी को बिल्कुल कम कर दिया जाए तो ऊर्जा नेग्लिबल हो जाती है, मतलब एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो के समान हो जाएगी, मॉलिक्यूलर के पास एनर्जी बचेगी ही नहीं। आपने उससे इतनी एनर्जी छीन ली जितनी उसके पास अनुमान ही नहीं था। यही अवस्था क्या कहलाती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। जो इंडियन थे सत्येंद्र नाथ बोस, 1920 में इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में कैलकुलेशन की थी। आइंस्टीन के पास इन्होंने रिसर्च के लिए भेजा, तो आइंस्टीन ने जो भविष्यवाणी की थी कि यदि ऐसी अवस्था होगी तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, बीएससी कहा जाएगा। 2001 में, सॉरी मैंने 2003 बता दिया शायद वहाँ पर, उसको आप मेंशन कर लीजिएगा, 2003 है। 2001 में क्या हुआ कि साइंटिस्ट थे कौन, कॉर्नेल कैटरले वीमैन, इन तीनों ने इस चीज़ के बारे में बताया, और इसी रिसर्च के लिए इन तीनों को नोबेल अवार्ड भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था। इस चीज़ को इन्होंने डिस्कवर किस में किया, जो बेसिक मॉलिक्यूलर होते हैं इसमें इन्होंने इनको डिस्कवर किया। मतलब क्षारीय अणुओं में अम्लीय और क्षारीय में तो डिफरेंस पता है ना आप सभी को, यदि नहीं पता है तो अपन कभी फिर क्लास में चर्चा कर लेंगे। टॉपिक काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, तो अपन एक बार टू द पॉइंट बात करें। चलिए,
क्षारीय अणुओं में इन्होंने क्या किया, 5वीं स्टेट प्रूव कर दी और इसी कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब थोड़ा सा आगे बात कर ली जाए, जैसे कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड को भी हम इसकी सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सब कैटेगरीज मतलब इसके पार्टीशन कर सकते हैं। एक तो क्रिस्टलीय ठोस या फिर क्रिस्टलाइज कह सकते हैं, दूसरा अमोर्फस कह सकते हैं। क्रिस्टलाइज में क्या होता है, इनके जो परमाणुओं की व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है। जैसे कि आपका नमक हो गया, चीनी हो गया, डायमंड हो गया, जितने भी सॉलिड चीज़ें हैं जिनमें क्या होता है, उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो फिक्सेबल रहता है। दूसरा होता है अमोर्फस। अमोर्फस में क्या होता है, जो अवस्था होती है वो निश्चित नहीं रहती है। इनको अक्रिस्टलीय ठोस भी कह सकते हैं, आभासी ठोस भी कह सकते हैं, या फिर इनको एक अलग से नाम दिया जा सकता है अतिशीतित द्रव्य। अतिशीतित द्रव्य, इनको अलग में नाम दे सकते हैं। अब ये होता क्या है वास्तव में, अतिशीतित द्रव मतलब सुपर कोल्ड एंड लिक्विड। जैसे कि आपका कॉटन कैंडी होता है ना, जिसको मतलब एकदम रबर मतलब फूला हुआ दिखता है, दिखने में सॉलिड भी दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं तो वो एक बिल्कुल वैसी तरीके से अलग हो जाता है। कांच हुआ, आपका रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक सॉलिड होता है लेकिन आप इसकी चेंजेस कर सकते हैं, इसकी नेचर में चेंज कर सकते हैं प्लास्टिक से। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये इनके जो अवस्था परिवर्तन है, ये डायग्राम आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। इसके बारे में काफ़ी मतलब मोस्टली आपकी सारे डाउट इससे क्लियर हो सकते हैं। जैसे कि बात की जाए सॉलिड को क्या किया हमने, मेल्ट किया तो लिक्विड बन गया। लिक्विड को और ज़्यादा हीट कर दिया, मतलब वेपराइजेशन कर दिया, इसका वाष्पीकरण हो गया तो ये गैस की कैटेगरी में आ गया। अब इसको और ज़्यादा हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आयनीकरण हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, मतलब ये टूट गया। तो इस कंडीशन को क्या कहा, प्लाज्मा स्थिति कहा। पहली बात फिर से रिपीट करते हैं अपन, सॉलिड से लिक्विड की कैटेगरी में पहुँचे तो इसको क्या कहा, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस की कैटेगरी में पहुँचते हैं तो वाष्पीकरण या वेपराइजेशन, गलन या फिर वाष्पीकरण। ठीक है। अब नेक्स्ट, गैस से आपको प्लाज्मा स्टेट में जाना है तो इसको क्या कहेंगे, आयनीकरण या फिर आयोनाइजेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं अपन। अब ये कंडीशन वापस रिवर्स कर दी जाए तो मतलब प्लाज्मा से अपन वापस गैस में आ रहे हैं, यहाँ पर आयनीकरण था तो इन आयनों को वापस से क्या कर दिया, जोड़ दिया गया, विआयनीकरण कर दिया गया। अब गैसेस से क्या करना है, लिक्विड में जाना है। गैसेस से किस में जाना है, लिक्विड में जाना है। अब लिक्विड में जाने का मतलब गैसेस को कंडेंसेट करना है। क्या हो गया, कंडेंसेट कर दिया। अब लिक्विड मिल गया आपको, लिक्विड से आपको क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है, मतलब फ्रीज करना है उसको। तो फ्रीजिंग या फिर हिमीकरण। जमना क्या होता है, हिमीकरण होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं उसे। ये तो हो गई इनके आपस में इंटरचेंज की बात। अब यदि सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए, अपन सॉलिड से डायरेक्टली गैस लेना चाहें, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाना चाहें तो वो क्या कहलाएगा आपका, सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। और इस गैस से डायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट में या फिर सॉलिड स्टेट में जाना हो तो इसको क्या कहेंगे, निक्षेपण, डिपोजिशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। क्लियर है इतनी चीज़। इस चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा बाकी इसके बारे में आप इससे भी समझ सकते हैं थोड़ा। जैसे कि अभी अपन ने स्टेट बात की, सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से आपका प्लाज्मा, फिर वापस से प्लाज्मा से गैस में आ गए, गैस से लिक्विड में आ गए, लिक्विड से सॉलिड में आ गए। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गई, ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गई। इन स्ट्रक्चर के बारे में आप देख सकते हैं। इसमें सॉलिड में क्या होता है कि जो अणुओं की स्थिति के आधार पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इनमें थोड़ा क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर होते हैं डिस्टेंस काफ़ी कम ज़्यादा होती रहती है, इसमें काफ़ी कम होती है, इसमें थोड़ी और ज़्यादा होती है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या होता है, शेप भी फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लार्जर देन सॉलिड। सॉलिड से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है।
गैसेज की कैटेगरी में बात की जाए तो ना तो शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए, अभी एक वर्ड आया था अपने सामने, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलाइज या फिर अमॉर्फस। क्रिस्टलाइज क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे कहते हैं, ये थोड़ा सा एक टू द पॉइंट की बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगी अपने लिए। चलो अपन थोड़ी सी बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये अपने मॉलिक्यूलर, पहले अपन अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि इतने सारे मॉलिक्यूलर हैं, चलिए अपन ज़्यादा डीप से नहीं देखते, इसको एक बार छोटी स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। अब ये अपनी एक शेप है, किससे बनी हुई है, 4 मॉलिक्यूलर से मिलकर के एक शेप बनी है। नेक्स्ट शेप भी 4 से बनी हुई है, दोनों शेप इक्वल हैं। ये वाली शेप बनेगी, ये भी इक्वल बनेगी। जैसे कि बात की जाए इन 4 से बनी है, ये भी इक्वल होगी, इन 4 से बन रही है। इस तरीके से सारी शेप, जितनी भी शेप बनेगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये शेप, ये शेप, ये शेप, जितनी भी शेप बन रही हैं सारी की सारी क्या हैं, इक्वल शेप हैं। इनमें सभी में समानता दिखाई दे रही है, इनमें चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब बात की जाए अक्रिस्टलीय ठोस की। जैसे कि अक्रिस्टलीय ठोस में बात करें, ये सेम स्ट्रक्चर है मान लीजिए अपनी। इसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, ये 4 अणुओं से मिलकर के बना है, और ये भी 4 अणुओं से मिलकर बन रहा है, और ये भी 4 अणुओं से मिलकर बन रहा है। तीनों स्ट्रक्चर काफ़ी चेंजेस हैं। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अक्रिस्टलीय। और बाकी जो सिमिलर स्ट्रक्चर होती हैं सभी में, वो क्या कहलाती हैं, आपकी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। हाइड्रोजन जैसे कि H2 के नाम से आपने सभी ने देखा है, इसमें 2 एटम होते हैं, एक हाइड्रोजन का मैटर और दूसरा हाइड्रोजन का एटम। अब ये तो क्या हो गए, एटम हो गए, H और H मिलकर के क्या बनाया। अब ये दोनों किसी ऑक्सीजन के संपर्क में आ गए तो क्या बन गया, H2O, और ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, कंपाउंड। अभी इसी तरीके से मैटर को अपन थोड़ा और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ा चार्ट थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस हैं। चलिए अपन इसके बारे में देखते हैं। जो मैटर है वो कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। एक तो सब्सटेंस हो सकता है, दूसरा मिक्सचर हो सकता है। सब्सटेंस की बात की जाए तो उसमें एलिमेंट हो सकता है। अभी जैसे कि हाइड्रोजन की बात की अपन ने, ये क्या है, एलिमेंट है। दूसरा क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड मतलब ये ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट करता है तो ये क्या हो गया, कंपाउंड बन गया। एलिमेंट में क्या होगा, दोनों एक जैसे होंगे, इसमें दोनों अलग अलग होंगे। और किस तरीके से, इस तरीके से इनकी वैलेंस इक्वेशन होगी। चलिए अभी नेक्स्ट अपन बात करते हैं। कंपाउंड को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक रसायन, और दूसरा कार्बनिक, और इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक। जिसमें कार्बन होगा तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, ऑर्गेनिक की। जैसे कि अभी हम बात की थी इसके बारे में, तो ये क्या है, अकार्बनिक है, और ये क्या है, ये कार्बनिक की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए अपन मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर को अपन 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्लियर है इतनी बात। समांगी की बात कर ली जाए, पहले अपन थोड़ा सा समांगी के बारे में देख लेते हैं। समांगी मिश्रण को भी अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो डिवाइड किस तरीके से करेंगे, विलियन के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए समांगी मिश्रण है, विलियन क्या होता है, जो चीज़ों को घोलता है। विलियन में क्या होते हैं, 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। विलियन किससे मिलता है, एक तो सॉल्वेंट
और एक सॉल्वेंट। विलय और विलायक से मिलकर के क्या बनता है आपका विलयन बनता है। एक विलय हो गया, दूसरा विलायक हो गया। अब विलय और विलायक कैसे बन सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका विलायक जो चीज़ों को घोलता है वह सॉलिड है, इसमें आपने सॉलिड ही मिला दिया, इसमें आप गैस भी मिला सकते हैं, इसमें आप लिक्विड भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेज हो गया। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने विषमांगी पे, हेट्रोजीनियस पर। विषमांगी को अपन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कोलॉइड और एक सस्पेंशन। सस्पेंशन ये क्या होता है अभी अपन आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। कोलॉइड की बात कर ली जाए तो कोलॉइड को भी अपन क्या कर सकते हैं, 4 डिवीज़न में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब फॉर्म हो गया आपका, सॉलिड फॉर्म हो गया, एरोसोल हो गया और इमल्सन हो गया। ये चारों किसकी कैटेगरी में आएंगे, फॉर्म की कैटेगरी में और कोलॉइड की कैटेगरी में। और ज़्यादा डीप से पूछा लिया जाए तो किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सारे हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं, विषमांगी की कैटेगरी में। और ज़्यादा डीप से पूछा जाए तो ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं, मिक्सर की कैटेगरी में। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए अपन थोड़ा और आगे देखते हैं इनके बारे में। ये थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा थोड़ा सा इनके बारे में, जैसे कि बेसिक दिया हुआ है इसके बारे में। देखने लायक चीज़ ये है कि प्रोटॉन के जो रिसर्चर थे गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। अब प्रोटॉन की जो खोज करता है इसमें दो नाम कैसे हैं, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। एक रिसर्चर है, मतलब गोल्डस्टीन ने इसके बारे में रिसर्च की और इसके बारे में बताया, और रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, इस रिसर्च को पेटेंट करवा दिया। इसलिए इसके दो रिसर्चर फाउंडर अपने को पढ़ने पड़ते हैं। एक्चुअल रिसर्चर कौन है इसका, गोल्डस्टीन है। अभी चलिए अपन थोड़ा आगे बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलय और विलायक, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही क्या है, आपका विलयन होता है। सॉल्यूट क्या होता है, जो घुलता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो घोलता है। जैसे कि आप एक गिलास पानी में चीनी घोल रहे हैं, तो जो घुल रहा है, घुल क्या रहा है, चीनी, मतलब दैट इज सॉल्वेंट। और घोल कौन रहा है, जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन सा हुआ आपका, वाटर, मतलब वाटर है तो कैसा है सॉल्वेंट आपका, लिक्विड सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कितने के टाइप का हो सकता है, यदि बात की जाए सॉल्वेंट भी कितने टाइप का हो सकता है। सॉल्वेंट मतलब जो घोलने वाला है। सॉल्वेंट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, सर सॉलिड कैसे हो सकता है। सॉलिड इसलिए हो सकता है, अभी अपन देख रहे हैं थोड़ा सा। सॉलिड सॉल्वेंट की बात की जाए, सॉलिड सॉल्वेंट में मतलब ये तो फिक्स रहेगा अपना, इसमें अपन क्या मिला सकते हैं, सॉलिड मिला सकते हैं, लिक्विड मिला सकते हैं, गैस मिला सकते हैं। किस किस कैटेगरी में, जो अपना गोल्ड होता है, गोल्ड प्लस सिल्वर से अपन क्या बनवा सकते हैं, गहने बनवा सकते हैं। तो सॉलिड का सॉलिड में क्या हो गया, मिश्रण हो गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं, लिक्विड से क्या करना है, सॉलिड में मिलाना है। किस तरीके से, गोल्ड में क्या बना दिया आपने, मरकरी मिला दिया। गोल्ड में क्या हुआ, मरकरी मिला दिया, तो ये क्या हो गया, सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्वेंट क्या है, मिला सकते हैं, लिक्विड मिला सकते हैं, या फिर लिक्विड में गैस मिला सकते हैं। अब लिक्विड में सॉलिड मिलाना, जैसे कि लिक्विड में सॉलिड मिलाना समझ सकते हैं आप, जैसे कि शुगर मिलाना, किस में, पानी में शुगर मिलाना, दूध में मिलाना, या फिर चाय में मिलाना, जैसा भी एटसेट्रा आप कुछ भी मान सकते हैं। लिक्विड आपका सॉल्वेंट होना चाहिए और सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सोल। अब ये एग्जांपल हो गया आपका सॉलिड एंड लिक्विड का। अब लिक्विड सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट क्या हो आपका, लिक्विड ही हो, दोनों चीज़ें लिक्विड। इसका एग्जांपल सभी का फेवरेट हो सकता है, अल्कोहल प्लस वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, लिक्विड में क्या मिलाना है, गैस को मिलाना है। जैसे कि पानी में क्या बना दिया आपने, CO2 मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया, एसेट्रा जो भी गैसेस मिला सकते हैं आप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैसेस की।
अपना जो सॉल्वेंट होगा इस बार क्या होगा, गैसेज होगा। बाकी सॉल्यूट क्या होगा आपका, सॉल्यूट चेंज होता रहेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सॉल्यूट एक बार सॉलिड होगा, एक बार लिक्विड होगा, एक बार गैस होगा। यदि बात की जाए, यदि गैसेज आपका सॉल्वेंट है, इसमें क्या मिलाया, सॉलिड, मतलब हवा में धूल मिट्टी का होना, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, इसकी कैटेगरी में। नेक्स्ट अपन बात करें गैसेज की। गैस में अपन क्या मिला रहे हैं, वापस से ये लिक्विड मिला रहे हैं, मतलब इसका एग्जाम्पल ऐसा मान सकते हैं वाष्प, गैस का वाष्प का हवा में उड़ना। थर्ड इसे में एग्जाम्पल अपन मान सकते हैं एयर में क्या होना, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, जो भी, ये किस में, गैसेज का, गैसेज में होना। एयर में क्या होते हैं अपने जितने भी जो भी कंपाउंड हैं, इस वाले जो स्ट्रक्चर एलिमेंट हैं, ये सारे गैसेज में मिल जाते हैं अपने को मोस्टली। नेक्स्ट अपन बात करें कोलाइडी सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडी सॉल्यूशन एक्चुअलिटी में क्या होता है, 4 टाइप के आपको बताए थे। फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, एरोसोल होता है, इमल्सन होता है। ठीक है, अभी अपन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। फॉर्म एक्चुअलिटी में क्या होता है। फॉर्म की बात की जाए, फॉर्म एक ऐसा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। लिक्विड में क्या मिलाया, गैसेज को मिलाया, तब जा कर के फॉर्म बना है। लिक्विड में क्या मिला रहे हैं आप, गैस मिला रहे हैं। इसका एग्जाम्पल साबुन के जो झाग होते हैं वो लिक्विड में होते हैं, और उससे क्या मिला रहे हैं आप, गैसेज, तभी वो बुलबुले के रूप में आपको दिखाई देता है। सोडा वाटर हुआ, शेविंग क्रीम हुई, ये सारी किसकी कैटेगरी में आएंगी, फॉर्म की कैटेगरी में। सॉलिड फॉर्म क्या होता है, ठोस झाग इसे जैसे बोल सकते हैं। सॉलिड में गैसेज का मिलना। सॉलिड में गैसेज कैसे मिल सकती हैं, सॉलिड में गैसेज मिलने का एग्जाम्पल केक, बर्थडे केक होता है, ब्रेड होता है आपका, ये चीज़ें क्या हैं, सॉलिड में क्या मिला दिया, गैसेज को मिला दिया। नेक्स्ट अपन बात करें एरोसोल की। एरोसोल क्या होता है, गैसेज में लिक्विड को मिला रहे हैं। याद रखना, एरोसोल काफ़ी बार पूछा भी जाता है, स्टार लगा कर याद रख लेना। गैसेज में क्या बनाया अपन ने, लिक्विड को मिलाया है। इसका एग्जाम्पल धुंध, कोहरा, बादल, जैसे कि ओस वगैरह होती है अपने, तो उसमें आपको नमी महसूस होती है, उसका रीज़न क्या है, गैसेज में क्या मिलाया आपने, लिक्विड मिलाया है। वो एग्जाम्पल है एक अपना। इसी तरीके से लास्ट एग्जाम्पल अपना इमल्सन का, या फिर इसको पायस बोल सकते हैं। इस प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं पूरा, मतलब लिक्विड टू लिक्विड। लिक्विड में क्या बनाया है, लिक्विड मिलाया है। इसको जैसे कि एक तरीके से ऐसा मान सकते हो कि जो भी क्रीम वगैरह निकालना, बटर निकालना, ये सारी कैटेगरी किस में आएंगी, इमल्सन में आएंगी, पायसीकरण में आएंगी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ एक एग्जाम्पल से लेकर के, जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। जेल, जेल काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। जेल किसका इसमें मिक्सचर है, जैसे कि बात पूछ ली जाए, जेल में सॉल्वेंट क्या है या फिर सॉल्यूट क्या है। जेल में सॉल्वेंट है सॉलिड, सॉलिड में क्या मिलाया, लिक्विड मिलाया। जेल में क्या होता है, सॉलिड में लिक्विड मिला रहे हैं अपन। इसका एग्जाम्पल क्या मान सकते हो, जैसे कि जेली वगैरह, या फिर शू पॉलिश होता है अपना, जैसे चीज़ वगैरह होती है, दही होता है आपका, इस तरीके से इस चीज़ को मान सकते हैं। दही भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं सॉलिड एरोसोल क्या होता है। सॉलिड एरोसोल में गैस में अपन क्या मिला रहे हैं, सॉलिड मिला रहे हैं। गैस में क्या मिला रहे हैं, सॉलिड मिला रहे हैं, याद रखना इस चीज़ को। इसका एग्जाम्पल स्मोक, डस्ट, जो भी है। स्मोक में क्या होता है, गैस में क्या मिला दिया, सॉलिड मिला दिया। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बारे में। सॉलिड, लिक्विड में क्या मिलाया अपन ने, सॉलिड बनाया। लिक्विड में सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, और मिला क्या दिया, सॉलिड बना दिया, सॉलिड मिला दिया। जैसे कि आपके जो कूलर को कलर पेंट होता है जितना भी, या फिर जो आपके सेल का इंक वगैरह मान सकते हो, लिक्विड। जो अपने जो सेल वगैरह नहीं होते, इसमें जो फ्लूइड होता है वो मान सकते हैं। चार्जेबल बैटरी के सेल होते हैं उनमें। सॉलिड सोल क्या होता है, सॉलिड में सॉलिड का मिलना, सॉलिड का सॉलिड में मिलना। ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ध्यान रख लेना, काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बारे में मान सकते हो एलोइज, या फिर जेम्स, रूबी जेम्स, रूबी स्टोन। जेम्स मतलब जो भी हाथों में पहने जाने वाले नग वगैरह एट्सेट्रा होते हैं,
अब कुछ एक क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको आप सॉल्व करना। यदि नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स ए लॉट। मिलते हैं जल्दी ही फिर से एक नई वीडियो के साथ में।